हाय स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। इसके पहले तक जो पहले का वीडियो था हमने उसमें नेशनल मूवमेंट 1947 यानी आज़ादी तक का तो कर लिया था और ऑन वीडियो किया था मैंने आप लोग के सामने आके बड़े अच्छे तरीके से 5-6 वीडियो में हमने अप टू आज़ादी कैसे हमको मिली 1857 या 1919 1918 गांधी जी के आने के बाद से लेके आज़ादी तक वो पूरा हमने कर लिया। अब आज़ादी के बाद देश का क्या, देश को कैसे जो रिसोर्सेज हैं, उसके पहले क्या थी, जमींदारी प्रथा थी। बहुत जो जमींदार थे उनके पास सारे जमीनें और सारा कुछ उनके पास हुआ करता था। गरीब जो किसान थे उनके पास कुछ भी नहीं था। अब उसको लेके क्या था, चीज़ों को कैसे रिसोर्सेज जो देश के थे उनके बीच में कैसे बांटे जाएं, आने वाले देश के लिए जो आने वाला टाइम है उसका प्रोसेसिंग, उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कैसे किया जाए। उसके रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने प्लान किया, वो दिया हुआ है। लेट अस सी हाउ द गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इकोनॉमिकली इन आवर कंट्री एंड हाउ दे आर मैनेजिंग। ये स्पेशली इस चैप्टर में बोर्ड पे बुक में पढ़ाना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ताकि आपको लाइन बाय लाइन दिखता रहे और आप चीज़ों को ज़्यादा कोरिलेट कर सकें। हम लोग इसको रीड करेंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। इट इज़ 8th क्लास, चैप्टर नंबर 8, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैपल्स पब्लिकेशन और बुक है डीपीएस की। लेट अस स्टार्ट। पोस्ट 1947 इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम था हम देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड न्यूमरस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। द पार्टीशन ऑफ कंट्री एंड इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन। बिल्कुल सही है। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारी कंट्री को दो भाग में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान में हिंदूज थे, बहुत सारे सब रिफ्यूजीज हमारे इंडिया, जो इंडिया का पार्ट था उस टाइम पे जो बना, वहाँ पे आए। तो बहुत सारे इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज हो गया और इकोनॉमी जो थी उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मोर ओवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू गवर्नमेंट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि भाई ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बनाया कि भाई सबको सोशल जस्टिस मिले, ईच सिटीजन को। और उन्होंने किसको दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, हमारी पार्लियामेंट। आगे, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अवेयर दैट सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्लानिंग। उनको ये पता था कि भाई सिस्टमैटिक और यूनिफॉर्म सबका विकास होना चाहिए, कोई गरीब या पीछे नहीं छोड़ जाना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू प्लानिंग ओनली। Thus the planning commission was set up in 1950. वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको हाईलाइट पहले से कर चुके, थोड़ा मैं पढ़ रहा था अभी। आई थॉट कि वी शुड मेक दिस वीडियो। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना एंड इट्स मेन एम वेयर टू असेस द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री एंड मेक सुटेबल प्लान फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और उनका क्या काम था कि बैलेंस डेवलपमेंट सारे सेक्टर्स का इकोनॉमी हो, उसके लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया। और वो प्लानिंग कमीशन क्या था, 5 ईयर्स के वो प्लान देती थी, 5 ईयर्स के प्लान। और 5 ईयर्स में क्या अचीव करना है कंट्री में, क्या क्या चीज़ पे ये 5 साल में हमको फोकस करना है, उसमें पूरी प्लानिंग रहती थी उनकी कि किस रोड प्रोजेक्ट में कितना रोड बनाना है, कितने कैनाल बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल स्कूल बनाने हैं, ये सारा का सारा प्लानिंग रहता था। और उसके बेस पे ही सारा फंड जो इकोनॉमी का था उसको क्या करते थे वो लोग, बांट देते थे कि भाई इतना पैसा प्लानिंग कमीशन के हिसाब से हमको डिफेंस को देना है, और इतना % ऑफ जीडीपी जो पैसा हो डिफेंस को देना है, इतना % जीडीपी का हेल्थ सेक्टर को देना है, इतना सर्टेन अमाउंट हमको एजुकेशन सेक्टर को देना है। तो वो लोग उसमें प्लानिंग करते थे। तो उसके लिए क्या किया गया, 5 ईयर्स प्लान बनाया गया। अब मैं पढ़ता हूँ। द 5 ईयर प्लान हेल्प द गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस ऑफ कंट्री। अब इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। कैसे? प्लानिंग करके कि हमको अब रोड बनाने हैं, रेलवे लाइंस को जो अंग्रेजों ने बनाया उसको आगे बढ़ाना है।
इनिशियल प्लान्स फोकस्ड मोर ऑन एग्रेरियर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो फर्स्ट शुरुआत के 5 ईयर प्लान, जो 5-5 साल के प्लान बनते थे, तो उसमें क्या किया गया, उनका जो फर्स्ट इनिशियल जो था वो किस पे फोकस था, दैट वाज ऑन एग्रेरियन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब दोनों चाहिए हमको कंट्री में, इंडस्ट्रीज भी चाहिए भाई, हमको प्रोडक्ट चाहिए, फार्मास्यूटिकल चाहिए, कपड़े चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसकी इंडस्ट्रीज भी हमको लानी पड़ेगी, और एग्रीकल्चर भी चाहिए खाने के लिए। सो शुरुआत का जो था उस पर डेवलपमेंट था, ज़्यादा डिपेंडेंट था एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एज दीज आर द मेन सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड कंडीशन ऑफ फार्मर्स। पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मैंने बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर का जो कंडीशन था उसको इम्प्रूव करना था, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग भी हाईलाइट कर लेंगे इसको। जमींदारी सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। जमींदारी सिस्टम क्या था, एबोलिश्ड हो गया था। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वेयर कंसोलिडेटेड। जो छोटे छोटे जमीन थे उनको क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने सब कंसोलिडेट कर दिया एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्विटेबल बेसिस। और उसको क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको बराबर बराबर, परिवार वाइज, या उस टाइम पे जो भी रहा उनका स्कीम या तरीका उन्होंने लिया होगा, उसके हिसाब से फिर उस जमीन को सबको बांट दिया। पूरे देश में ये हुआ। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बाई यूजिंग हाई क्वालिटी सीड्स, मॉडर्न मशीनरी, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन भी उसी टाइम लाया गया। अब उसका क्या मेन मोटिव था, अगर आपसे पूछा गया कि वाई वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट और इंट्रोड्यूस, तो हमको क्या करना है, बताना पड़ेगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बाय यूजिंग हाई क्वालिटी सीड्स, मॉडर्न मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर पंप सेट्स हो गए, फिर पेस्टिसाइड एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सब करके उनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा देना था। उसको क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। इट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इवन हम बोल सकते हैं दे आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat in our country. This is Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Though the agriculture is mainstay of economy, industrial growth is also important for overall growth of country's economy. Thus, specific emphasis was given on developing heavy industries under public sector. अब उसमें क्या था कि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं और पैसा भी इतना नहीं था, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी खर्चे पे बड़े बड़े उद्योग लगाने चालू किए, जैसे कि आयरन, स्टील, कोल, सीमेंट, रेलवे, ये सब इतने बड़े इंडस्ट्री उस टाइम हमारे पास नहीं थे। और ये सब चीज़ों को डेवलप करना था, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर का इंट्रोडक्शन किया। उसमें उन्होंने आयरन, स्टील, कोल, सीमेंट, ये सब का उन्होंने डेवलपमेंट चालू किया। इन एडिशन द एम्फेसिस वॉज ऑल्सो गिवन टू कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में, इवन गांव में भी इसको डेवलप किया जा सकता, ताकि छोटे जो गांव के परिवार हैं छोटा अपना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए भी कर सकें और अपने परिवार के लिए भी कर सकें। रिमार्केबल प्रोग्रेस हैज ऑल्सो बीन मेड इन प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल गुड्स लाइक पेट्रोलियम, शुगर, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स। ये सब में भी काफ़ी प्रोग्रेस देखा गया। In the recent years, a lot of growth has been witnessed in production of consumer goods like television, radios, watches, cell phone and other electrical equipment. Industrial progress has been achieved as our country follows a mixed economy. In mixed economy, industries are placed in both public and प्राइवेट हैंड्स। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो कंट्री का इंडस्ट्रीज है वो दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस शुरुआती दौर पे क्या हुआ, जो कंट्री थी, कंट्री की गवर्नमेंट ने अलग अलग कंट्रीज से टाई अप करके वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप की।
और इंडस्ट्रीज के पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ने खुद ही वो इंडस्ट्रीज लगाना चालू कर दिया। आगे देखते हैं। इन इंडिया हैवी इंडस्ट्रीज वेयर इनिशियली प्लेस्ड, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल, एंड लाइट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स आर प्लेस्ड इन प्राइवेट हैंड। इंडिया में जब इंडिपेंडेंस आया तो क्या हुआ, जो छोटी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट ने खुद चालू किया, और जो लाइट इंडस्ट्रीज थी उसको प्राइवेट हैंड्स में दिया। ट्रेडिशनली कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव बीन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दे इंक्लूड प्रिपेयरिंग वुडन एयरक्राफ्ट, टॉयज, बास्केट, रोप्स, पोस्ट्स। ये सब कौन करता है? ये सब कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री में क्या क्या आता है हम देखेंगे तो वुडन एयरक्राफ्ट, टॉयज, बास्केट एंड रोप्स एंड पॉट्स, छोटे छोटे जो हमारे डे टू डे यूज में होता है। कॉटेज इंडस्ट्री में रस्सी किसी ने बना दिया, किसी ने आर्ट क्राफ्ट बना दिया घर में सजाने के लिए, टॉयज बना दिए, बास्केट बना दिए, जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो कॉटेज इंडस्ट्री में आया। There are also several small-scale industries which require less capital and labor. These industries are encouraged in backward areas as they provide easy employment to unskilled labor and prevent migration of people from village to city. अभी कहने के लिए तो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट के लिए पूरा गवर्नमेंट ने वो लगा दिया, लेकिन वाकई में क्या डेवलपमेंट हुआ? क्या जो लोगों का माइग्रेशन विलेज से सिटी के लिए रुका, या छोटे सिटी से बड़े सिटी के लिए रुका, या छोटा इंडस्ट्रियल एरिया से बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रुका? सो दिस इज स्टिल अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। बट गवर्नमेंट का शुरू से रहा कि भाई हमको ऑल ओवर इंडिया डेवलपमेंट करना है ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले और एट देयर लोकल प्लेस मिले, है ना। तो ये हम जस्ट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ये वाला लाइन। To provide easy employment to unskilled labor and prevent migration of people from village to city, government has taken several steps to protect small scale and cottage industries. So इस इंटेंशन से कि भाई सबका विकास हो, गांव का भी विकास हो, तो गवर्नमेंट ने कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इवन अभी भी बहुत सारी सब्सिडी देते हैं वो लोग, गवर्नमेंट से मिलता है, ताकि गांव में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है दैट कैन ग्रो, है ना, एंड पीपल कैन रिमेन लिव इन देयर विलेज एंड गेट लाइवलीहुड फ्रॉम देयर ओनली। पोस्ट 1991 तक क्या था, सब कुछ ठीक चलता रहा। चेंजेस वेर ब्रॉट इनफ इन इंडियन इकोनॉमी एज लिबरलाइजेशन टुक प्लेस। 1991 तक क्या चलता रहा? लिबरलाइजेशन टुक प्लेस। 1991 के बाद क्या हुआ? अब तक क्या था कि गवर्नमेंट सारी इंडस्ट्री में थी, सारा कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में था, वही चला रही थी, और वो उससे से डेवलपमेंट चल रहा था पूरी कंट्री का। लेकिन 1990 में रिसेशन आया। रिसेशन के बाद जब हमको पैसा लेने के लिए फॉरेन कंट्रीज या अदर कंट्रीज के पास जाना पड़ा, सो दे वर ट्रेडर, दे रिक्वेस्टेड और दे प्री कंडीशन दैट भाई आपको हम पैसा अगर उधार देंगे तो आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, हमसे ट्रेड करना पड़ेगा। तो पोस्ट 1991 रिसेशन के बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस वेयर ब्रॉट। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस लाए गए इकोनॉमी में, और उसको क्या बोला गया? लिबरलाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो अब वहाँ पे भी इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को या फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स को छूट दिया गया। Many foreign investments were welcome and rigid rules and trade barriers were removed. This was done to transform India into leading global economy. हम इसको लगा लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। Post 1991, many foreign investors were welcome. 91, Indian economy. In the Indian economy, liberalization took place. Many foreign investments were welcome. अब बाहर की कंपनियां, जैसे शुरुआत में क्या था, हमारा डर गए थे भाई जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है तो पूरे देश पे कब्जा कर लिया गया, लेकिन
अभी हम क्या है, ऐसे कंट्री में जी रहे हैं, वर्ल्ड में जी रहे हैं, वैसा हो गया है, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना वी कैन नॉट सर्वाइव। सो बाद में फिर से लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे जो बैरियर्स या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, सारे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे विड्रॉ करना चालू कर दिया। इवन आज की डेट में भी बहुत सारे सेक्टर्स हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में कि डिफेंस सेक्टर में 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्होंने अलाउ कर दिया, या फिर बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो बैरियर था 49%, 74%, उसको हटा के 100% कर दिया। दिस इज वे मूविंग टूवर्ड्स द ग्लोबल इकोनॉमी, टूवर्ड्स द ग्लोबल इकोनॉमी। लेट अस सी फर्दर इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का इकोनॉमिक फंक्शन क्या था, हम वो देखेंगे। इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ government. The world economy can be described as wealth and resources of country. इकोनॉमी का मतलब हमारा वेल्थ और रिसोर्स क्या है कंट्री का। दिस वेल्थ कैन बी मेजर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसको वेल्थ कैन बी मेजर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड the consumption and utilization of and services of goods and services. The government has many economic functions. Social infrastructure, educational, health, family welfare, housing are some of the economic function. अब गवर्नमेंट के पास क्या है, बहुत सारे इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, जैसे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, रोड बना के देना है पूरे कंट्री में, फिर एजुकेशन देना है, हेल्थ देना है, फैमिली वेलफेयर और हाउसिंग, सबको घर मिलना चाहिए, सब गवर्नमेंट के काम हैं जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सर्विसेज एंड फैसिलिटी नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक टू फंक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सबको पता है कि भाई रोड होना चाहिए, अब एक सिटी से दूसरी सिटी की कनेक्टिविटी उससे बनेगी, रेलवे हो गया, फ्लाइट हो गया। अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रोड अच्छे से दे दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी दे दो, दैट इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी जाके वहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाएगा। अगर आप रोड दे दिए और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो फिर आपका इंडस्ट्रीज डेवलप कैसे होगा। सो यू हैव टू कंट्रोल दिस एवरीथिंग टू ग्रो द इकोनॉमी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर जजिंग अ कंट्री और अ रीजन डेवलपमेंट। और किसी भी रीजन या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ तक कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो रेफर्स टू टेक्निकल फैसिलिटीज दैट हेल्प अ सोसाइटी इन स्मूथ फंक्शनिंग। अब अगर हम इसको हाईलाइट कर लें, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, These include roads, water supply, sanitation, transport, telecommunication. अब इसको भी हम कर लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है। Done. This interrelated system provides supplies and services that are essential to improve living condition of people. It helps in the production of goods and services. For example, roads enable the transport of raw material to a factory and also help in distribution of finished good to the market. ये हमको पता चल गया कि भाई रोड तो चाहिए ही चाहिए किसी भी इकोनॉमी या किसी भी एरिया के रीजन के डेवलपमेंट के लिए। अब सबसे पहले क्या आता है, अगर रोड है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही आ गया पूरा। लेट अस सी व्हाट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। India's transport sector is large and diverse. It caters the need of 1.3 billion people. इतने सारे लोगों की जरूरत है, इतना वास्ट और डाइवर्स है ये। Goods physical connectivity in the urban and rural area is essential for economic growth. Very important. अब जो सामान है, जैसे खेती में किसान ने वीट उगाया, वीट मतलब गेहूं,
अब गेहूं क्या होगा, किसान गांव से सिटी तक आएगा या फैक्ट्री तक जाएगा, वहाँ आटा बनेगा, आटा फिर पैक होगा, फिर सिटी में आएगा, मार्केट में आएगा, सेल होगा और सबके घर तक जाएगा। लेकिन ये सब के लिए जो माध्यम है दैट इज रोड, रोड या रेल मार्ग, जो भी कह लो आप। अगर वही नहीं होगा तो फिर चीज़ें जो एक दिन में पहुंचना चाहिए रोड नहीं होगा, 10 दिन में पहुंचेगा। जिसकी कॉस्टिंग अगर 100 रुपये आनी चाहिए, वो अगर रोड सही अच्छा नहीं है तो शायद उसकी कॉस्टिंग 200 रुपये भी आए। सो जो इकोनॉमिक कंट्रोल में रहनी चाहिए दैट विल नॉट रिमेन कंट्रोल एज इट इज रिक्वायर्ड टू बी, क्योंकि सबके लिए अचीवेबल होना चाहिए कोई भी चीज़ का प्राइस हो। आगे देखते हैं क्या है। सिंस द अर्ली 1990s, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी हैज विटनेस अ राइज इन डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। 1919 तक क्या था, 1990 तक क्या था कि डिमांड था भाई रोड बनाओ, ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा करो। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू कीप पेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। तो जो डिमांड था और सप्लाई था उसमें वो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो पूरा के तरीके से पेस नहीं बना पा रहा था। मेजर इम्प्रूवमेंट्स इन द सेक्टर आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द इकोनॉमी कंट्री कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। तो देखो अभी, हाँ यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ये हमने हाईलाइट कर लिया। देखो इसमें जो है अपने को खाली ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। सो गुड फिजिकल कनेक्टिविटी इन द अर्बन एंड रूरल एरिया इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अभी देखते हैं गुड टू नो, एक बॉक्स दिया उसमें क्या दिया हुआ है। सम इंटरेस्टिंग रेल फैक्ट्स। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन ऑन 16 अप्रैल 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन बनता है। पहली ट्रेन कब और कहाँ चली, तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, बॉम्बे से थाने गई थी। फर्स्ट रेलवे ब्रिज वॉज कौन सा था, डैफरिक वायाडक्ट ऑन द मुंबई टू थाने रूट। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फर्स्ट रेल टनल वॉज पारसिक टनल, चलो इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे वॉज कलकत्ता मेट्रो, ये भी हाईलाइट कर लेते हैं, मतलब टिक कर लेते हैं। फर्स्ट कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली इन 1986। तो ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो पूछे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रैन ऑन 3 फरवरी 1925, आज़ादी से पहले ही चल गया था, बॉम्बे वीटी टू कुर्ला। चलो इसको भी देख लेते हैं, आज़ादी से पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चल गई थी। टॉयलेट्स ऑन ट्रेन वेर इंट्रोड्यूस इन 1891 फर्स्ट क्लास एंड 1907 लोअर क्लास। 1891 फर्स्ट क्लास में टॉयलेट भी डाल दिया गया था ट्रेन के अंदर, और 1907 में लोअर क्लास में डाला गया। द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इज आईवी ओडिशा एंड लॉन्गेस्ट इज श्री SRE वेंग, अभी पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, वेंकटन सिंह राजू फेरी वारी पेटा कुछ होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन लर्न इट। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारी इकोनॉमी की रीड है वो क्या है, दैट इज इंडियन रेलवे। अगर इंडियन रेलवे ना हो तो ये कंट्री ही खत्म हो जाए, क्योंकि सारा कुछ एक जगह से दूसरी जगह, मेडिसिन से लेके, दवाइयों से लेके, कोयले से लेके, सब कुछ ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू होता है फास्टेस्ट वे में। और जहाँ गेहूँ, अगर हरियाणा, पंजाब, यूपी में गेहूँ हो रहा है तो इंडस्ट्री उसको एक पार्ट से लेके बंगाल ले जाएंगे, जहाँ चावल हो रहा है, चावल बंगाल से उठाएंगे साउथ ले जाएंगे। सो इट इज़ लाइकवाइज। इंडियन रेलवे इज एमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, प्राउड की बात है कि भाई हमारा रेलवे सबसे बड़ा है। इट कैरीज 30 मिलियन पैसेंजर एंड 2.8 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट डेली बेसिस। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, और ये
वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है ये, ठीक। रेलवे ऑल्सो हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली अनलाइक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इंडियन रेलवे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सम ऑफ इट्स अदर ऑब्जेक्टिव आर, चलो हम कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक अलग से मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में आता है। सम ऑफ इट्स अदर ऑब्जेक्टिव आर स्ट्रेंथनिंग ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बिटवीन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। क्वाड्रिलैटरल में हमको नाम याद रखना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चार जो बड़े बड़े शहर हमारे, मेट्रो शहर कह लो आप, जो जोड़ने वाली सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रपोज की थी और उनके टाइम पे चालू हुआ कि चारों बड़े शहरों को हम अच्छे रोड से कनेक्ट कर देंगे, और उसका नाम उन्होंने दिया गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। और देखा जाए तो मुंबई कहाँ पे है, अगर छोटा सा वो करें, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो मुंबई कहाँ आएगा, ऑलमोस्ट वेस्ट में आएगा। चेन्नई ऑलमोस्ट साउथ में आएगा, कोलकाता ईस्ट में आएगा, और दिल्ली बीच में आएगा। तो ये पूरा क्वाड्रिलैटरल का शेप लेगा और पूरी कंट्री को कवर करेगा, पूरी कंट्री को कवर करेगा। इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता टू आ गया है। रन मोर लॉन्ग डिस्टेंस मेल, एक्सप्रेस एंड फ्रेट ट्रेन्स। तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के हिसाब से सबको कनेक्ट कर दें, प्रॉपर कंट्री को, पूरा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इम्प्रूविंग रेल कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लेवल कॉरिडोर्स। मल्टी लेवल मतलब ऊपर रोड हो, नीचे रेलवे हो, नीचे रेलवे ऊपर रोड, इस तरह से सिंगल खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 मेगा ब्रिजेस, 2 ओवर द रिवर गंगा, 1 ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र एंड 1 ओवर रिवर कोसी। कोसी बिहार में है, ब्रह्मपुत्र कहाँ है, यूपी में है, और गंगा यूपी में है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, असम और अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का है। तो अब इस सब नदियों पे बड़े ब्रिजेस बनाने की भी बात की गई। सो दीज आर पार्ट ऑफ हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे पैसेंजर इज द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एंड गवर्नमेंट रिजर्व पुलिस जीआरपी। हम हाईलाइट कर लेते हैं इसको, इट इज इम्पोर्टेंट। The deployment of women police has been done for security and assistance of women passenger. अब लेडीज लोग का भी इसमें डिप्लॉयमेंट किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया, ताकि जो लेडीज पैसेंजर उनको कंफर्टेबल फील हो सके। सो दिस इज ऑल फॉर रेलवे। अब रोड की बात करते हैं। सो India has an extensive road network of 4.2 million kilometers, the second largest in the world. Roads carry about 61% of freight and 85% of the passenger traffic. चलो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए रोड की इम्पोर्टेंट क्या है। 61% जो फ्रेट है, जो सामान हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज थ्रू रोड, और 85% पैसेंजर। मोस्ट हाईवेज इन इंडिया आर नैरो एंड कंजेस्टेड। 40% ऑफ इंडियाज विलेजेस डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑल वेदर रोड्स एंड रिमेन कट ऑफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, बट नाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग and thinking about this very seriously. They are linking each and every village through main city. Roads are significant for development of rural area, which is there where 70% of India's population lives. ये कब की बात कर रही है, आज़ादी की टाइम 70%, अब तो कम हो गया, 60% के आसपास हो गया है। अभी सिटी का एरिया जो है बढ़ता जा रहा है। The quality of roads differ all through the country and road maintenance is low. Most national highways have 2 lanes or less. Heavy
ट्रैफिक लीड्स टू डिटेरियोरेशन ऑफ रोड एंड हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर यूजर। जब रोड खराब होगा तो यूजर्स को ट्रांसपोर्ट का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगा। रोड अच्छा होगा, ट्रैफिक कम होगा तो डीजल पेट्रोल भी कम लगेगा और सामान जल्दी टाइम से अपने डेस्टिनेशन भी पहुंच सकता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया उन्होंने, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम आर एज फॉलोज। रोड्स के लिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब उसमें क्या था, 4 लेनिंग ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब इसको क्या किया उन्होंने, 4 लेन कर दिया कि भैया अब 2 लेन या उससे कम है तो नहीं चलेगा, उसको हमको क्या करना है, 4 लेन। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से सीधा साउथ, ईस्ट से वेस्ट, मतलब इसको पूरा 4 लेन करना है। आगे देखते हैं, इफ इट इज कमिंग इन अंडर आवर वीडियो, हाँ आ जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल लिंकिंग दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, वही था क्वाड्रिलेटरल जो रेलवे का था, वही रोड का भी, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये भी बनाया गया, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। फिर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलीचर टू पोरबंदर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था श्रीनगर टू कन्याकुमारी और ईस्ट वेस्ट जो था वो कॉरिडोर सिलचर टू पोरबंदर। सिलचर कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में आएगा। बिसाइड्स पोर्ट कनेक्टिविटी एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स ऑन नेशनल हाईवेज, 4 लेनिंग किया गया, 2 लेनिंग किया गया, इतने किलोमीटर 4 लेनिंग, इतना 20,000 किलोमीटर 2 लेनिंग, 6 लेनिंग 6,500 किलोमीटर, डेवलपमेंट ऑफ 1,000 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे, सेटिंग अप ऑफ रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो ये सब किया गया ताकि रोड सही से मतलब कनेक्ट हो जाए पूरा कंट्री अच्छे से। अभी गुड टू नो में बॉक्स है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इज अ रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स। हाईलाइट करते हैं हम लोग, BRO है जो बॉर्डर एरिया, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, तो वहाँ जनरली हमारा क्या है, हिली एरिया है, वहाँ पे जो रोड बनाने का काम कौन करता है, BRO करती है। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO is a road construction executive force. It started operation in May 1960. इसका कब चालू हुआ काम इसका, May 1960 में, with just 2 projects. प्रोजेक्ट तुस्कर, अभी उसका नाम दे दिया गया नया वर्तक इन द ईस्ट एंड प्रोजेक्ट बीकन इन द वेस्ट। अब जो है तस्कर नाम दिया गया ईस्ट में और बीकन वेस्ट में, 2 प्रोजेक्ट के साथ BRO का शुरुआत किया गया 1960 में। 1960 द BRO हैज नॉट ओनली लिंक्ड बॉर्डर्स एरिया ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट विथ रेस्ट ऑफ कंट्री बट ऑल्सो डेवलप्ड द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इट इज involved in construction of 9 kilometer long Rohtang tunnel and a 292 kilometer road along alternate route to Leh। सो ये सब रोड उन्होंने बनाया। हमको क्या याद रखना है कि BRO कब बना, 1960 में, कौन से प्रोजेक्ट के साथ में, तस्कर बोल सकते हैं इसको, उसका अब नाम हो गया वर्तक, और ईस्ट में था ये और वेस्ट में बीकन था। फिर अगला आता है पोर्ट, अगला आता है पोर्ट। सो पोर्ट्स, अब पोर्ट्स देखते हैं क्या है। इंडिया हैज 13 मेजर एंड 200 माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स। तो ये हम पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 13 मेजर हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं।
along with 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो हमारे पास 13 जो है मेजर पोर्ट और 200 माइनर पोर्ट है। These ports serve countries' foreign trade in petroleum product, iron ore, coal, as well as in movement of container. There was a cargo movement in 900 million tons in year 2011-12। पुराना डेटा दिया हुआ है, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, अभी खाली देते हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में पोर्ट्स कैसे रोल अदा करता है। तो हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, जिसके थ्रू अलग जो कोस्टल स्टेट्स है उनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो सकता है, अलग अलग कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शंस हो सकता है। ट्रांजैक्शन का मतलब, अब जैसे इसमें दिया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन और कोल, ये हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी कंट्री को अगर हमको रिक्वायर्ड है तो हम कहीं से मंगा सकते हैं, तो बाई शिप ये आ सकता है किसी और कंट्री से। और अगर किसी हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से बाई शिप भेजा जा सकता। सो पोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट source of connectivity between the countries and the states in the coastal area. So पोर्ट में इतना ही दिया हुआ है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट इज एविएशन। इंडिया हैज़ 120 एयरपोर्ट। अभी हम नाम याद नहीं रखेंगे क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अपने, इंक्लूडिंग 18 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देयर हैव बीन ड्रेस्टिक इंक्रीज इन एयर ट्रैफिक फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो, and this has made the country's airport। तो क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर ट्रैफिक बहुत सारे मेजर एयरपोर्ट बने। द ओपन स्काई पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड रैपिड ग्रोथ इन एयर ट्रैफिक हैज रिजल्टेड इन एंट्री ऑफ सेवरल प्राइवेट एयरलाइन। दिस हैज resulted in entry of several private airlines. This has led to an increase in frequency of flights for international carrier। तो पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सो आई एम लिविंग ओवर हियर। अब इसके बाद हेडिंग दिख नहीं रही शायद, इट इज टेली कम्युनिकेशन। अभी देखो क्या है, इसके अंदर जस्ट ब्रीफ दिया है। व्हाट इज टाइप, बहुत डिटेल में इंटरनली नहीं गया, सो विल रिमेन कीप आवर सेल्फ अप टू बुक पॉइंट ओनली। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो समर वेकेशन में हम लोग करेंगे अलग से। अभी देखते हैं टेली कम्युनिकेशन क्या है। टेली कम्युनिकेशन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस मार्केट इन द वर्ल्ड। चलो हम अगर बुक के हिसाब से जाएंगे तो हम इसको लगा लेते हैं, India is second largest telecom service market in the world. The Indian telecom market has both public and private sector companies participating। अब यहाँ पे क्या है, दोनों है, पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट पार्टिसिपेटिंग है। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको फुल फॉर्म भी याद रखना है इसका। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, वॉज established in on 20th February 1997 to regulate टेलीकॉम सर्विसेज। जो फ़ोन कॉल्स आते हैं उनका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, पैसा कैसा होना चाहिए, टैरिफ अप्रूव कराना है ट्राई से। अभी सारी नई नई कंपनियां कोई आएंगी तो उनको अप्रूवल कौन देगा, ट्राई देगी। उनको अप्रूवल कौन देगा, ट्राई। ट्राई मीन्स द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कब सेटअप हुआ था, 1997 20th फरवरी को। दिस इज ऑल अबाउट टेलीकॉम। पावर, इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। अब क्या है, पावर की बात करें तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। अब तो बढ़ता ही जा रहा है, हमारा शायद सेकंड पे आ गए हैं, बट अभी हम लोग अपने बुक के हिसाब से ही चलेंगे, बिकॉज फॉर दिस इज द बुक विच विल बी रेफर्ड फॉर योर एग्जाम्स। However, there is a lot of gap between supply and demand of electricity along with unequal distribution। अब ये डिमांड और सप्लाई में जो है, डिमांड इज मच मोर। इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम लोग भी डेफिसिट में चल रहे हैं। अभी भी जो
पुअर स्टेट्स हैं या फिर रूरल एरिया, वहाँ पावर कट होता है क्योंकि हमारे पास जो डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई में अभी भी हम पीछे हैं। अदरवाइज पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत हर गांव, इंडिया के हर गांव तक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचा दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इन द कंट्री। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटीज आर विद आइदर पब्लिक सेक्टर कंपनी और विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दोनों के पास है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, वो भी इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली इन जनरेशन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइवेट सेक्टर को कहाँ ला रहे हैं ज़्यादातर? पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। इन द पब्लिक सेक्टर द मेजर प्लेयर्स आर एनटीपीसी, हाईलाइट कर ले रहे हैं। दीज आर द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं थ्रू टू आवर कंट्री, डिफरेंट एरिया। इन पब्लिक सेक्टर द मेजर प्लेयर्स आर एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, फिर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन। इन द प्राइवेट सेक्टर उनका भी नाम याद कर लेते हैं, टाटा पावर है, सीईएससी एंड रिलायंस एनर्जी आर द मेजर प्लेयर्स। ये सब कौन है? मेजर प्लेयर्स है। किसमें? इन द सेक्टर ऑफ पावर एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर। पावर में हमने क्या देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हम इंडिया वाले जो है 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी रखते हैं वर्ल्ड में, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई में, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो मैच इवन। सो इसलिए पावर कट भी कई कई स्टेट्स में, रूरल एरिया में होता रहता है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू गवर्नमेंट एंड सोशल सेक्टर। गवर्नमेंट एंड गुड टू टाइम टू थिंक देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाइल गवर्नमेंट डज इट बेस्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। What we can do is to save electricity by preventing its misuse। बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, कैसे मिसयूज से बचाना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम गांव में जाते हैं तो सबको सिखाएंगे भाई, लाइट जब हम उठ रहे हैं तो सबसे पहला काम अपना चप्पल खोजना नहीं है, पहले सबसे पहला काम है स्विच बंद करना। हमको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, जहाँ अननेसेसरी बल्ब या ये सब जल रहे हैं वो सब उसको कम से कम जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज़ करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके। और वो अल्टीमेटली हमारा ही रिसोर्स है, हमारा ही कंट्री है, तो हमारा ही रिसोर्स अल्टीमेटली हो। चलें आगे, गवर्नमेंट एंड सोशल सेक्टर। अब गवर्नमेंट एंड सोशल सेक्टर क्या है? सोशल सिक्योरिटी इज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर मतलब कंट्री लाइक अस, डेमोक्रेसी, कंट्री लाइक अस। सोशल सिक्योरिटी इज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। मैं कर लेता हूँ इसको। सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में बैंक्स हैं, तो हमारा अगर पैसा है तो बैंक के पास सुरक्षित रहना चाहिए। वो भी सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की है। हमारा हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो उनको प्रॉपर वर्ल्ड लेवल का ट्रीटमेंट दिलाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमको जॉब दिलाना, खाना दिलाना, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करते कितना है या कितना पॉसिबल है, दैट इज़ अनदर थिंग, मैटर ऑफ डिबेट। बट ये है कि भाई इट कम्स अंडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबके पास खाना होगा, जॉब होगा तो समाज में हारमोनी होगी, सब लोग खुशहाल तरीके से अपने अपने परिवार के साथ अपना भी विकास करेंगे और देश का भी विकास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एज ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग टू रूरल सेक्टर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस सेक्टर शुड बी डेवलप। अब अभी भी आज के देश में भी मोर देन 50% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि रूरल सेक्टर भी डेवलप होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इंगेज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्कीम विच एम एट enabling rural people to improve their living
लिविंग कंडीशन एंड प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपको क्या करना है, इसको दिमाग में रखना है। कोई भी आंसर लिखेंगे, अगर बड़ा नंबर का 5 नंबर का या थोड़े ज़्यादा वर्ड्स लिखने 80 to 100, तो ये वर्ड्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंट या अच्छे वर्ड्स। अब इसमें क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इंगेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्कीम्स। गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ स्कीम, जब बजट हमारा आता है, कब आता है, फरवरी में आता है, तो फरवरी में बजट में ही गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे साल अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या करने वाली है, गांव के लिए, रूरल एरिया के लिए क्या क्या स्कीम लेके आई है, और इवन उसके लिए कितना फंड है वो भी उसके अंदर अमाउंट वाइज वो डिक्लेयर करती है। अब वो सब जो अमाउंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई इतना करोड़ हम बेटियों की पढ़ाई के लिए लगाएंगे, 50 करोड़, 100 करोड़ अगर हम लगाएंगे रोड बनाने में गांव के, तो वो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कैसे लोगों की लाइवलीहुड उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है लाइफ की, वो सब काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसका काम है गांव की डेवलपमेंट के लिए जो फंड आया है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके साल में कितना जो टारगेटेड विकास है वो हमको कर लेना है। फिर आता है priority is being given in the availability of clean drinking water to all villages, giving houses to rural homeless and connecting all village with rural road। अब प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर सबको मिले, क्योंकि गाँव में हम देखते हैं कि डायरिया ये सब की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, और डायरिया ये सब किससे होता है, वाटर के कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से। अब कंटामिनेटेड वाटर पीने के लिए जो साफ पानी कहाँ से आएगा, मान लो अगर हम हैंडपम्प लगाते हैं, तो हैंडपम्प गांव के लोगों के पास तो इतना पैसा होता नहीं कि पूरा हैंडपम्प लगवा सकें, और इसके अलावा कहीं कहीं जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेटेड हो चुका है, तो गवर्नमेंट को उस पानी को प्रोसेस करके फिर घर घर तक पहुंचाना है। इसके अलावा क्या है, लोगों को गिविंग हाउसेस टू रूरल होमलेस, जिसके पास घर नहीं है उनको क्या करना है, घर देना है, कनेक्टिंग ऑल विलेजेस विद रूरल रोड, और सारे विलेज को रूरल रोड से कनेक्ट कर देना है। सो द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, एजुकेशन एंड सैनिटेशन स्कीम्स आर ऑल्सो बीइंग गिवन इम्पोर्टेंस। ये सब स्कीम इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, ऐसी स्कीम्स हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स विच एम एट रूरल डेवलपमेंट। लेट अस फर्स्ट डिस्कस भारत निर्माण। कोई गवर्नमेंट की स्कीम है भारत निर्माण, क्या है ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। क्या पूछेगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत निर्माण स्कीम? टू प्रोवाइड every village with electricity, number 1. Number 2, to provide all weather road to every village over 1000 and above population। अब ये भी हमको याद रखना है कि भारत निर्माण में क्या है, नंबर 1, सारे विलेजर्स को, सारे गांव को इलेक्ट्रिसिटी मिले, सारे गांव को जहां 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहां पे क्या मिले, ऑल वेदर रोड, मतलब जो डामर का रोड या जो बनाते हैं गांव में रोड या आरसीसी करते हैं, ताकि किसी भी वेदर में उस पर चला जा सके। टू प्रोवाइड सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल अनकवर्ड हैबिटेशंस, जितने भी हैबिटेशंस है सबको सेफ अच्छा ड्रिंकिंग क्लीन वाटर मिले, वो इम्पॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड टेलीकॉम कनेक्टिविटी टू 40% विलेजेस, 40% विलेजेस के पास नेटवर्क होना चाहिए बात करने के लिए या फिर इंटरनेट के लिए। टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड, 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड को उन्होंने टारगेट रखा है कि इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए गांव गांव में ट्यूबवेल लगाए गए थे। डेट वॉज वेरी गुड स्कीम, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ बारिश का इरेगुलरिटी होता है, और नीचे की पानी जो ग्राउंड वाटर उसको यूज़ कर लेते, उसका रिफिल होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हम देते नहीं हैं। तो धीरे धीरे सारे ट्यूबवेल, सारे हैंडपम्प धीरे धीरे वो पानी की रेंज से ऊपर ही रह जा रहे हैं, नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो वी शुड हार्वेस्ट वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस।
सर्व शिक्षा अभियान SSA, सॉरी एक पॉइंट रह गया, टू कंस्ट्रक्ट 1.2 करोड़ हाउसेज फॉर रूरल पीपल, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने हाईलाइट कर लिया है, सारा लिख लेंगे भारत निर्माण। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, 4-5 पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्व हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान SSA is another program that aims to achieve universal elementary education in time-bound manner to all children up to from 6 to 14 age. Very important. एज ग्रुप कहाँ से कहाँ है, 6 से 14 साल है। और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले, ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना है। और 6 से 14 साल के बीच के लोगों को देना है। उसका नाम क्या रखा गया, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। द प्रोग्राम सीक्स टू ओपन न्यू स्कूल इन दोज एरिया विच डू नॉट हैव एजुकेशन फैसिलिटी एंड strengthen the existing school infrastructure by providing additional classroom, toilet, meals, clean drinking water. It has a special focus on the education of children with special need and girls. It also seek to provide computer education to all children. So अभी हमको ये भी हाईलाइट करना है कि सर्व शिक्षा अभियान में कंप्यूटर वाला भी पार्ट था और स्पेशल इम्फेसिस था किस पे, गर्ल्स के ऊपर। और बाकी तो सारे ही इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कि सर्व शिक्षा अभियान में क्या था, मैं समराइज कर रहा हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली। इट इज प्रोग्राम एम टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब बेसिक, ABCD क्लास 1 to 6 वाला जो होता है ना, दैट इज बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन इन टाइम बाउंड मैनर और ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। और इस स्कीम में उनको करना कैसे था, ये तो नए स्कूल्स ओपन करने थे, जो स्कूल पुराने हैं उनके स्कूल्स के अंदर नए रूम, क्लासरूम बनाने, टॉयलेट बनाने, मील्स बनाने और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। और इनका जो स्पेशल एम्फेसिस क्या था कि कंप्यूटर एजुकेशन भी देना है हमको अपने आने वाली जनरेशन को, और गर्ल्स शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड। पहले का क्या सिस्टम था कि गर्ल्स को एजुकेशन में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। देखते हैं आगे क्या है, लेट अस सी इट। अब आ गया क्या, सम अप। अपने वीडियो में शायद नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, अभी आ गया। सम अप समरी है, हमने पढ़ लिया, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं आप लोग के लिए। पोस्ट 1947 इंडिया फेस्ड लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी एंड पार्टीशन, हमने कर लिया था। द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड 5-year प्लान फॉर सिस्टमेटिक एंड यूनिफॉर्म प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मूव था। उसकी वजह से उन्होंने हर 5-5 साल के लिए अपना टारगेट डिसाइड किया कि भाई इस साल हमको 5 साल में एजुकेशन पे काम करना है, एग्रीकल्चर पे काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, और उसी फोकस पे करते हुए देश का विकास किया। थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग रोड्स, इम्प्रूविंग facilities in railways, improving the telecommunication facility are some of the major economic function of government. फिर the government is also active in social sectors. It works for welfare of society. It runs several schemes to improve sanitation, health awareness, employment and education. भारत निर्माण and सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये हमने कर लिया है और आपको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी देखते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट 5-year प्लान वाज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्कूल, ट्रांसपोर्ट, एविएशन अभी हमने पढ़ा, क्लोथिंग नहीं आता है। प्रोजेक्ट तुस्कर, उसका नाम क्या कर दिया, वर्तक। और एक जो था अपना वेस्ट के लिए, वो क्या था, बीकन था, बीकन। ये वर्तक ईस्ट के लिए था और अपना दूसरा बीकन के लिए। ट्राई कब बना, अभी हमने पढ़ा, ट्राई कब बना, 20 फरवरी 1997 में। आगे क्या, इंडिया हैज अ रोड नेटवर्क ऑफ, अभी तो बढ़ गया है, इसलिए अभी कितना रिलेवेंट है मुझे नहीं पता, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप
इजी है, 4.2 मिलियन किलोमीटर। अदरवाइज हमको अगर कायदे से रियल क्वेश्चन पूछना चाहिए तो आज की डेट का हमको गूगल से देख के या फिर हम आपको अपडेट कर देंगे कितना है। बट व्हाट योर टीचर विल कंसीडर, आई हैव अ डाउट। मैचिंग द फॉलोइंग, अब देखो क्या है इसमें, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल, ये हो गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ई रोड नेटवर्क बिटवीन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। रिलायंस क्या है, प्राइवेट सेक्टर का एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। ट्राई क्या है, टेलीकॉम कंपनी का रेगुलेटर है। और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने बेसिक बेसिक कर लिया है। आप लोग एक बार इसको अच्छे से वीडियो को सुन लीजिए प्रॉपर, और जो हाईलाइट किया उसका नोट्स बना लीजिए। देन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कम बैक टू मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर गुड कॉज। आप लोग के साथ हूँ मैं, फॉर बिल्डिंग योर कैरियर एज वेल एज बिल्डिंग आवर एस्टीम्ड नेशन। So that is all for this video, and again I am requesting you to please share with as much as people you can, and subscribe this channel so that all the new video you can get the notification। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो वो बताएंगे ताकि खास करके जो बच्चे जैसे 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहती हैं, तो उनके जो मेरा मेहनत है वहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।